आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। दरअसल बात कर रहा हूं 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल एसपी से मिलने के लिए यानी कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए अपने इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज लगती है। आवाज लगने के बाद वो महिला कांस्टेबल जैसे ही एसपी के सामने जाती है, आंखों में आंसू थे और रोने लगती है। एसपी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों, क्या बात है? जब उसने कहानी बताई तो वाकई उसकी कहानी दर्दनाक थी। दरअसल वो बताती है कि वो मुरादाबाद के एक मझोला थाना लगता है जो हाईवे के किनारे है। उसी मझोला थाने में हेल्प डेस्क पर वो काम करती थी, उसकी पोस्टिंग होती है। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा। देखने में महिला कांस्टेबल थोड़ी अच्छी सुंदर होती है। तभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां की रहने वाली हो? उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहां के रहने वाली हूं। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। उस महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हंसते हुए बोला, ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही तो मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहां रहते हो? तो उसने कहा कि जो आपके बगल वाला जिला है यानी कि बुलंदशहर है, मैं वहां का रहने वाला हूं। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का नाम लिया गया तो महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि कोई जैसे अपना मिल गया। जब प्रदेश में कोई अपना मिलता है तो उससे आत्मीयता, उससे नजदीकियां बढ़ना स्वाभाविक है। रात की ड्यूटी लगी हुई थी और दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा कि तुम रात में जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि उससे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया था कि उस लड़की यानी कि महिला कांस्टेबल का जो गांव है वही दरोगा की ननिहाल है, उसकी मां का मायका वहीं का है। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और ये पहला बार वाकया था। अब इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वो दरोगा किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश करता था और उसे अपने साथ उसे छोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता था। धीरे धीरे ये एक शुरुआत थी और शुरुआत जब ऐसी चलती चली जाती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दरोगा की थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और मौका पाते ही एक दिन उसे वो अपने कमरे पर लेके जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नजदीकियां बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, यदि ऐसा कुछ होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम दोनों शादी कर लेंगे, वैसे भी तुम समझदार हो, वैसे भी तुम बालिग हो। दरोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वो उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाई और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं तब उसे पता चलता है उसके पेट में महिला कांस्टेबल के अचानक से दर्द उठने लगता है। उसने कहा दरोगा से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमें ये बच्चा गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ इसे ऐसी दवाइयां खिलाई जाती हैं जिस दवा के खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उसका गर्भपात हो जाता है और वो फिर एक सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था, गंदा काम करता था और वो महिला कांस्टेबल विरोध भी करवाने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसने उसके दिमाग पे पूरी तरह से हावी हो चुका था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा होता है कि वो महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का अपना कारण बताती है, कहती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूं। वो फिर से उसको कुछ ऐसी गोलियां खिलाता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन इस दरोगा का फोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फोन आता है। जब फोन पर उधर से महिला की आवाज आती है, वो पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रही हो? वो बताती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिलाएं यानी कि एक तरफ महिला कांस्टेबल होती है, दूसरी तरफ एक और महिला होती है। उस महिला का दावा था कि वो इस दरोगा की बीवी है, उसकी पत्नी है। इस बात को महिला कांस्टेबल बिल्कुल जानती ही नहीं थी कि यह दरोगा शादीशुदा है और इसी बात को देखते हुए पूरी कहासुनी होती है। महिला कांस्टेबल अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सच बताने की कोशिश कर रही थी और उस महिला ने बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। इस बात पर भी इनकी कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ बात आगे बढ़ जाती है। जब बात आगे बढ़ती है तो इस बात को लेकर ये जो महिला कांस्टेबल होती है इस पर ऐतराज करती है, विरोध जताती है और विरोध जताने के बाद इस दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने न केवल मेरे शरीर से खेला बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया और दोनों बार ही मेरा गर्भपात भी करा दिया।
इस बात को लेकर उसने कहा कि ठीक है, तुम अपनी जिंदगी अलग जियो। दरोगा से कुछ इस तरह की बात करके वो अपनी जिंदगी अलग जीने की बात करती है और साथ ही कहती है कि मैं भी अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करूंगी। महिला कांस्टेबल अलीगढ़ जाती है, अपने घर अपने परिवार वालों से शादी की बात कराती है और कुल मिलाकर उसकी सगाई की बात तय हो जाती है और महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे महिला कांस्टेबल सगाई के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है, यह बात दरोगा को पता चल जाती है। दरोगा उसके साथ मारपीट करता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी जिंदगी जीने का अवसर दो, तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने ये बात सुनी, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, परेशान होने के बाद अपना मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफर करवा लेती है और एक दिन उसके पेट में फिर से दर्द उठने लगता है। यानी कि 19 दिसंबर 2023 को जब उसके पेट में दर्द उठने लगता है, उसने जब अपना चेकअप कराया तो पता चलता है कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसी बात की जानकारी वो उस दरोगा को देती है। दरोगा ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, आखिरकार करूं तो क्या करूं? तभी उससे दरोगा कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने पहली बार 2 बार दवाइयां खाई हैं, ठीक वैसे ही दवाइयां खा लो और बात खत्म करो। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयां नहीं खाने वाली हूं, मुझे परेशान मत करो, तभी दरोगा कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने दवाइयां नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं कराया, तो देख लेना तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इस बात की शिकायत करूंगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से उसकी कथनी, उसकी करनी के बारे में उच्च अधिकारियों को बताने की बात कही, तभी दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है अमरोहा। अमरोहा में जाने के बाद इस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है और मारपीट करता है, फिर आराम से वहां से चला जाता है। अब इस बात को सोचने में इसे कई दिन का वक्त लग जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। ये आए तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, उन कानून की रखवाली करने के लिए, कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा कि जो आपके जिले यानी कि अमरोहा के जो एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, तुम्हें पूरी कहानी, पूरी बात उनसे बतानी चाहिए। यदि तुमने उनसे पूरी बात बताई तो जरूर तुम्हारी सुनवाई होगी। जबकि महिला कांस्टेबल कहती है कि मुरादाबाद में रहते हुए कई उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले में सुनवाई नहीं की, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन जब उसके साथियों ने जब इस पर दबाव बनाया कि तुम्हें एसपी से ये बात करनी ही चाहिए, तब वो 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर पूरी कहानी बयां करती है और एसपी को इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो महिला थाने में फोन करते हैं और कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है, इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जैसे ही पूरी कहानी उस महिला थाने में जाकर बताई जाती है तो पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, इन तीनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जो जांच दी जाती है वो एसपी की तरफ से नौगावा सादात की सीओ होती हैं अंजलि कटारिया, उन्हें मामले की जांच दी जाती है। अभी इस नौगावा सादात की जो सीओ साहिबा हैं, उन्होंने इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया उनकी लगातार चल रही है। इसमें कौन कितना दोषी है ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस बात की दरोगा को भनक लगती है कि तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तब वो मुरादाबाद से अपना ट्रांसफर कराकर सीधा पीलीभीत भाग जाता है और इस मामले से बचने की लगातार कोशिश करता रहता है। हालांकि जब पहली बार उस दरोगा की लापरवाही की वजह से एक छात्रा की जान चली जाती है, शायद उसे तभी अपनी इस घटना से सबक लेना चाहिए था और जिस ड्यूटी को उसने निभाने के लिए कस्में खाई थी, जो जनता की मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कसम खाई थी, उसी काम को यदि ईमानदारी से कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर थू-थू नहीं कर रही होती। दोस्तों, इस नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि पुलिस का काम है लोगों की मदद करना, बल्कि कानून के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ इस तरह से वो दरोगा हावी होता है और उसके साथ वो लगातार कई साल तक शोषण करता चला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस मुरादाबाद
जिले के अंदर उस दरोगा की लगभग 5 साल तक तैनाती रहती है और कई साल तक इस महिला कांस्टेबल का वो शोषण करता रहता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।